आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान जमील अहमद चिश्ती, जो सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर हैं और जिन्होंने क्राइम स्टोरीज़ में फॉलो अप का कॉन्सेप्ट दिया। इनकी ख़बरों में ह्यूमन एंगल बहुत होता था। आज उनसे बात करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। जी बाबा चिश्ती साहब, वैसे तो आप जमील अहमद चिश्ती हैं, आपको बाबा चिश्ती शायद इसलिए कहा जाता है कि आपके वालिद जो सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर रहे हैं वो बाबा चिश्ती कहलाते थे, और उन्हीं की निस्बत से आप चूँकि उनके फर्जंद हैं, ये आपको उनकी एक नाम का हिस्सा मिल गया है। तो आप ये बताइए कि क्राइम रिपोर्टिंग क्या है? पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो शुरू किया वो मेरे वालिद ग्रामी, जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि वजूद तो बाप की वजह से होता है, लेकिन जो मेरा प्रोफेशन में जो मेरी ग्रिप है वो भी उन्हीं की वजह से है। मैं उन्हीं को वो मेरे मेंटोर हैं और मैं उन्हीं का एक शागिर्द हूँ। मैं उन्हीं से क्राइम रिपोर्टिंग सीखी है। और यहाँ एक बात ऐड करता जाऊँ कि वो मेरा वालिद क्राइम रिपोर्टर नहीं थे। मेरे वालिद भी बहुत अच्छे पोएट थे। वो फ़िल्म के गाने लिखते थे, अदीब शायर थे वो। तो उस दौर में आपको पता है जब पाकिस्तान बना तो फ़िल्म इंडस्ट्री की क्या हालत थी। जब एक कॉमेडियन, बड़े कॉमेडियन कहता है कि मैं जब पहली दफ़ा वहाँ गया तो मुझे आटे का थैला मिला। तो वहाँ एग्रीकल्चर लैंड थी जब तक, तो वो मेरा बाप को फ़िक्र नहीं थी, वो फ़िल्म इंडस्ट्री में करता रहा। कुछ क्राइसिस आए तो उसने फिर सारे साथियों ने कहा कि आप अखबार में काम करें। तो उस वक़्त कोहिस्तान एक बड़ा अखबार था, उसमें एक ही जॉब खाली हुई थी और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो जॉब क्राइम रिपोर्टिंग की थी, क्राइम रिपोर्टर की। अब एक दानश्वर शायर अदीब जिसका दूर दूर से इस तक वास्ता नहीं था, उसको क्राइम रिपोर्टर बनना पड़ा। और वो क्राइम रिपोर्टर वो इस तरह का बना मेरा वालिद बाबा चिश्ती कि वो क्राइम स्टोरी भी शायरी के अंदाज में करता। ऐसी बेशुमार स्टोरीज मैं आज भी उनको कॉपी करता हूँ। ऐसी बेशुमार मर्डर स्टोरीज, आपको पता है देहात में कोई मर्डर, कोई किसी देहाती का मर्डर हो जाए तो माएँ या घर वाले बैन बैन में सारा किस्सा बता देते हैं जी। कि तू इन्ना जवान सा, इंज होया सी, ये था वो था, ए टू ज़ी उसकी सारी दास्तां बताते हैं। तो मैं देखता कि मेरा फादर ने बाज़ कद उन बैनों के ऊपर खबर बनाई होती। गुड। कोई इंट्रो नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तफसीलात नहीं, वो बैनों के साथ। तो उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया और फिर इन्वेस्टिगेशन जो मैंने सीखी, मैंने अपने फादर से सीखी। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं पार्ट टाइमर के तौर पे आज़ाद अखबार में मैंने ज्वाइन किया, जब तहरीक इस्तिक़लाल ने निकाला था और अब्बास सदर शाह वहाँ उसके एडिटर थे। मेरे फादर उन दिनों मुसावत में थे। तो मेरी तो घर से इतनी बुरी ट्रेनिंग होती थी, इतनी खौफनाक ट्रेनिंग होती थी। बाज़ का ये उनकी फ़ाइल आती थी, मेरे फ़ाइल नहीं आती थी। तो सबसे पहले मेरा अखबार पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने खबर दी है कि वहाँ वो फायरिंग करके 2 अफराद ने फ़लाँ ने फ़लाँ को मर्डर कर दिया। उसने कहा यार आप कलम की तकद्दुस को किस तरह कब मानोगे? आपने अगर अपनी आँखों से भी देखा हो तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि बड़ी बेरहम फील्ड है। इसमें अगर कोई आ जाए, आपको पे कोई अटैक करे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पहले आप अपने आप को सेफ रखते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वैसे भी एथिक्स के हवाले से देखें कि अव्वल तो आपने उससे आंखों से देखा भी नहीं, तो लैंग्वेज की यूज़ करें। बताया गया है, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है, यानी अपने ऊपर कोई, तो मेरी जितनी भी मतलब क्राइम डायरेक्ट स्टोरी को नरेट ना करें। हाँ, डायरेक्ट नहीं करना। गुड। तो मेरी तमाम स्टोरीज़ में इसी तरह का मिलता है। दूसरा ये कि उस दौर में
जो क्राइम रिपोर्टर थे तो वो बहुत बड़े बड़े जिन थे, ऐसे जिन थे कि एक मशरक़ में इफ्तिखार मिर्ज़ा थे मैं जानता हूँ कि एक दौर में मैं उधर से गुजर रहा था, वहाँ रुक गया, मुल्ला मुजफ्फर मिठाई का डब्बा लेके वहाँ आया, कहता है कि मुझे भाई के कातिल मिल गए हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं, ये सारा कुछ है, तो ये मिठाई भी आप एडवांस में खा लें, हमने कराची में उनका मर्डर करना कल, तो जब हम ओके का सिग्नल देंगे तो ये छाप देना। मुल्ला मुजफ्फर तो एक बड़ा नाम रहा बहुत है, बड़ा नाम बहुत था। नाम अच्छा, बदनाम नाम क्राइम की दुनिया में। ये भी मेरे बाप ने करेक्ट किया हुआ है अच्छा। कि एक दफ़ा मैंने एक ऐसे ही क्रिमिनल के बारे में लिखा, मशहूर ज़माना, वो कहता है ये नहीं, ये बदनाम होता है, बदनाम ज़माना होता है, मशहूर ज़माना नहीं है, किसने क्या काम किया। अच्छा, तो मुल्ला मुजफ्फर भी इसी के बदनाम ज़माना एक बड़ा नाम था। तो अब मेरे ख्याल में इस तरह और बेशुमार लोग, मतलब पुलिस वाले हथकड़ियाँ लगाए मुलजिमों को वहीं ले आते। नहीं तो वो मुल्ला मुजफ्फर ने जो कहा था वो फिर उसने करके नहीं, उसने मारा लेकिन वो मरे नहीं, वो जख्मी हो गए। तो लेकिन उसके पास तस्वीरें तो आ गई ना, उसने बॉक्स बना के लगा दिया, भले वो मरे नहीं, जख्मी हुए। तो इस तरह के सारे क्रिमिनल जितने ये वो, लेकिन आज मुझे ये हासिल है अपने बाप की ट्रेनिंग कि उन्होंने, मैं एक सिर्फ मिसाल दे के अपने बाप के इशू से हट रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो कभी भी नहीं हट सकता उनके इशू से। तो वो ये कि उन्होंने एक दो मुझे बिठाया, मुझे कहते यार चले मुल्तान रोड से कहीं आगे, पता नहीं मांगे की तरफ, स्कूटर LED 1272 होता था वेस्पा, उसमें बिठा के ले गए वहाँ। मैं कहा क्या है, तो वहाँ एक पेट्रोल पंप पे एक डकैती का वाक़या हुआ था, सिंपल है यार, आप पूछो और डकैती दे दो। अब वहाँ देखा तो SHO बैठा हुआ वहाँ गैस स्टेशन पे, तो मेरे फादर ने गुजरते हुए कहा खैर है यहाँ बैठे, उसने कहा वैसे ही गुजरते हुए आ गए थे। तो साथ एक पठानों का टी स्टॉल था, डब्बा, वो जो हम जहाँ तुम्बे वाली चाय मिलती है, तो वो चाय पिला के तो फिर एक बंदा एक ढूंढा वहाँ जो उसको पश्तो समझ आती, तो उसने पश्तो से में उससे सारी स्टोरी, मुझे कितनी सारी स्टोरी आ गई, आ जाओ। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या बात है, आप ज़रा इनसे पूछ लेते, यही बातें वही बातें उन्होंने बताई हैं। कितने नहीं, हम सच्चाई तक पहुंचना हो तो हमें डायरेक्ट ऐसी इस तरह नहीं आना चाहिए, हमें मुख्तलिफ एंगल से, उन्होंने 6 मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ एंगल से ये बात की है, तब आई है। तो फिर वापसी पे देखा तो फिर वही SHO बैठा हुआ, उससे कहा कि अभी तक बैठे हुए हैं, उसने कहा नहीं वैसे ही बस। तो फिर उनको बड़ा अच्छा लगता था, अगले दिन अखबार में जब SHO को पता हो कि ये, इसको पता ही नहीं चला और उसकी खबर भी छपी हो अच्छी अंदाज में। तो मतलब इस तरह बहुत छोटा सा इवेंट है जो इस तरह, फिर उन दिनों मर्डर बड़े कम होते थे, तो एक दौर में एक वक्त में उन्होंने मुझे कहा कि बहुत कम वो सोते थे, जैसे मैं भी 48-47 घंटे जाके मैंने काम किया है, अब भी अल्लाह का करम है इतना हौसला है कि मैं कर जाता हूँ। तो मेरे वालिद भी ऐसे थे, एक दिन शायद उनकी तबीयत ख़राब थी क्या, तो मुझे कहते हैं यार मैं सोने लगा हूँ, आप मी हॉस्पिटल एमरजेंसी का चक्कर लगा देना, निस्पर रोड हमारा घर था, साथ ही मी हॉस्पिटल था। तो आधे घंटे बाद मैं गया तो वहाँ 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई, बड़ी अजीब सी बात है। हम क्राइम रिपोर्टर भी किस तरह के हो जाते हैं, अंदर से ऐसे नहीं होते, लेकिन हमारी एक लैंग्वेज इस तरह की बन जाती है। मैं देखा 2 डेड बॉडीज़ में भागा आया वापस, बाप मेरा भी सोया ही था, तो मैंने कहा उठाया, मैं कहा उठें उस्ताद जी, मैं कहता था उस्ताद जी उठें, वो मुझे उस्ताद जी कहते थे, कहते उस्ताद जी क्या हुआ, मैं कहा डबल मर्डर हो गया, कहते यार मौज हो गई, चलो चले। अच्छा, वहाँ जाके क्राइम रिपोर्टिंग की लैंग्वेज में जब कोई क्राइम ना हो तो कहते हैं आज मंदा ही रहा। हाँ मंदा ही रहा। तो वो मैं जीन के पीछे मैंने वो जाते वहाँ नोट्स निकाले और साहब पेंसिल निकाली, अरे आके उन्होंने जिस तरह मुझे डांटा ना, मैं बता नहीं सकता। कि अपनी मेरे ऊपर मुझे स्लैप किया उन्होंने,
उन्होंने कहा कि मेरी, तूने तो कुछ बनना नहीं शायद, मेरी भी स्टोरी में रोने लगा था। जब ये तू बता देगा कि मैं मीडिया से हूँ, तो बात खत्म। तो वो तो नबी तुल्ली बात करेंगे ना, जो उनके अपने मतलब की, सच तो नहीं होगा ना। तो मेरे बाप का स्टाइल था जो मैंने भी अपनाया, वो बड़ा कभी जो उनमें से मुख्तलिफ लोगों के साथ सोगवार बन के खड़ा रहता, उनकी गुफ्तगू सुनता, उनसे डिस्कशन करता, इस तरह करके। तो मैंने भी वही अंदाज़ अपना लिया। तो एक दफ़ा ये वाक़े भट्टो की, जुल्फ़िकार अली भट्टो की जुडिशल मर्डर फांसी के बाद जब हुआ कि नासिर बाग में गायबाना नमाज जनाजा, वहाँ लाठी चार्ज हुआ बहुत। और मैं बाप का स्कूटर लेके, तो उसको टेप के साथ, रेड टेप के साथ, उसके ऊपर मैं प्रेस लिखा टेप के साथ, ताकि मैं उतार दूं। सही। बाप का नंबर, मुझे इजाज़त नहीं थी प्रेस लिखने की। तो जब आया तो बहुत थका हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहा। तो बाद में उन्होंने मुझे इतना डांटा, कहते ये प्रेस लिख के तुम जग गए थे, तुम भूल गए हो। तो आपने इतने साल मेरे साथ आप भी रहे हैं कि मेरी किसी गाड़ी के ऊपर कभी प्रेस लिखा हो? नहीं लिखा हो कभी को मैं प्रेस का कार्ड दिखा के अंदर घुसा हूँ? सही। नहीं। हमें तो ट्रेनिंग ये है, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ जो इस फील्ड में है, कि बेटा ये ले मैन में और एक रिपोर्टर में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ ये होता है कि रिपोर्टर तमाम बैरियर क्रॉस करके आगे टारगेट पे अटैक करता है, लेमैन वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सही। इस बैरियर हटा के आगे बढ़ने की टेक्निक को ही रिपोर्टिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक। जो कि नहीं लोगों को पता। बाकी ये कि जो मुझे फ़ख्र की बात है, मैंने 40 प्लस ईयर मैंने एक्टिव क्राइम रिपोर्टिंग की है। आज भी कोई केस मिल जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो बाबा जी, केस से याद आया कि मैं ज़रा एंड कर रहा हूँ कि मुझे नहीं याद कि मैंने आज भी किसी भी वाले से कंप्रोमाइज़ किया हो। कंप्रोमाइज़ मीन कि मैंने जब तक मेरा इनर सेटिस्फाई नहीं होता कि ये जो पुलिस कह रही है, लोग कह रहे हैं, सच है, या मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मैंने बेशुमार केस अनर्थ किए खुद। मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं चूँकि आपके साथ काम किया हुआ है और कई इवेंट्स पे तो हम इकट्ठे भी जाते रहे हैं। डॉक्टर सोराब असलम का जो सीरियल किलर का केस हुआ था बाबा जी, वो हमें शेयर करें हमारे साथ थोड़ा, कि वो पहला सीरियल किलर था जो ये सिलसिला शुरू हुआ था। नहीं, इससे पहले जो था हथौड़ा ग्रुप आया था। जी, हथौड़ा ग्रुप। सही। अच्छा, हथौड़ा ग्रुप ये था कि वो डेड बॉडीज मैंने यहाँ बैठने से थोड़ी देर पहले शायद आप ही के किसी कोलीग से कहा कि डेड हाउस में आप, मुर्दा खाने में आपको क्या मिलता है? सही। तो मैं कहता हूँ कि वहाँ से बहुत कुछ मिलता है। मुझे एज ये रहा कि मैंने ना सिर्फ लाशों को देखा, बल्कि प्रोफेसर नसीबा रवान से मैंने फोरेंसिक मेडिसिन की ट्रेनिंग ली। आप सुना खुद ही लाशों का पोस्टमार्टम भी होते थे वहाँ, तो पोस्टमार्टम भी हाथों से किया। मेरे बारे में मेरे एक साथी अंजुम रशीद साहब, आज भी माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं, आज भी इस दुनिया में मौजूद है, अल्लाह उनको और ज़िंदगी दे। तो उन्होंने एक फ़िक्रा बना लिया हुआ था कि ये चिश्ती वो बंदा है जो डेड बॉडी का ज़ख़म देख के नहीं, सूंघ के बता देता है कि किस गम से मरा। तो मेरे लिए ये कैरेक्टर है। तो मैं ये कहता हूँ कि वो फिर आपने जिस डॉक्टर का जिक्र किया, मुझे नहीं पता वो डॉक्टर था। मैं पहले ही कहता हूँ कि छोटे छोटे इवेंट पे जब आप स्पॉट पे नहीं जाते तो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने ये किया, मैंने देखा कि एक जगह एक डेड बॉडी अननोन बंदे की मिली, और हर एक का बंदे का कोई मुखालफ होता है, कोई हकमी होता है।
तो उनके लवाकिन आ गए, पुलिस ने बुला लिए, उनके FIR हो गई उनके मुखालफिन पे, कोई रीज़न भी होती है। इस तरह दूसरा भी केस हुआ, इससे तीसरा केस हुआ। तो मैं मोर्चरी में गया तो वहाँ डॉक्टर अब्दुल करीम साहब होंगे, मुल्क से बात है आजकल आ गए हैं मेरे ख्याल, वो खड़े एक्सरे स्कल लेके। तो मुझे कहते हैं कि एक हैरत की बात है। मैंने कहा क्या? कहता है एक्सरे स्कल मेरे पास है, तो ये एक ही एंगल से आगे या पीछे 0.22 की गोली लगी है। मैं कहा डॉक्टर इसका मतलब एक यहाँ ये ग्रो हरकत में आ गई है, एक शख्स हरकत में आ गया। कहता लगता तो ऐसे ही है। उसके बाद फिर तीसरी डेड बॉडी गिरी, फिर चौथी गिरी, फिर पांचवी गिरी, इस तरह होते होते 14 डेड बॉडीज गिरी। मैंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ये एक शख्स जो या एक ग्रोह कर रहा है, साथ ग्रोह की मैंने क्वेश्चन रखा ताकि मेरी खबर बाउंस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में सीरियल किलिंग नहीं इस तरह नहीं होती। उसको आपने पकड़ा कैसे फिर, कैसे वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब मैंने फौत हो चुके हैं राना मकबूल साहब जी, वो उनसे मेरी डिबेट होती, मैंने कहा कि ये एक बंदा मार रहा है, उस वक्त SSP लाहौर हुआ करता। हाँ जी, वो एक बंदा मार रहा है। वो भी उनका भी ये अंदाज था कि मैं सो जाऊं तो फिर ही सोएं सारे। तो जब ये ओपन होगा पकड़ा तब जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। एक दिन आप भी जानते हैं सब एडिटर होते थे हमारे, अभी हैं SN तकवीम जी, वो वादर रोड पे जा रहे थे पैदल, इछरा की तरफ नहीं गुजरे हैं, तो लाहौर एक फास्ट फूड की एक शॉप थी जी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ उसके वेटर को किसी ने गोली मारी है। मेरा पहला क्वेश्चन था कहाँ गोली? तो उन्होंने पूछ के बताया कि वो कहते सर पे गोली लगी है और जनरल हॉस्पिटल ले गए। मैंने जनरल हॉस्पिटल की एक्सचेंज के थ्रू फ़ोन किया तो वो कहते एक नर्स ने कहा जी वो एक पुलिस वाला ले गया है। उस वक्त तो मोबाइल तो नहीं होते थे, बहुत टफ थी मुझे। वैसे टफ किसी दौर में नहीं होती, ये सिर्फ ऐसे ही है, मोबाइल के आने उस से वक्त के जो गैजेट्स हैं उनके मुताबिक था ही कुछ नहीं। फासले भी बहुत कम होते थे, इतने ज़्यादा फासले नहीं होते थे। जैसे मुझे 1 घंटा लगा आपके ऑफिस आने में, माजरत सा खा हूँ। तो वो फिर उन्होंने कहा कि जी रेड पे झगड़ा हुआ। मैं वहाँ गया ना तो उन्होंने कहा कि रेड पे झगड़ा हुआ। तो वो बंदा, मैंने जाते हुए राना मकबूल साहब को फ़ोन कर गया, मैं कि आज वो बंदा ओपन हो गया। जनरल हॉस्पिटल के जब उसने नर्स ने बताया कि वहाँ कांस्टेबल, तो कांस्टेबल से पूछा तो उसने मुझे ये कहा कि उसके सर में गोली लगी है। ठीक है, कंफर्म हो गया। मैं क्या जिंदा है? कहता जिंदा है। तो उसके बाद मैं वहाँ चला गया अपनी बाइक पे। राना मकबूल को कहा, मैंने कहा ओपन हो गया, आ जाएं, किसी को भेज दें, आज पकड़ा जाएगा। तो वहाँ उनसे पूछा, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट जो बाहर था सड़क पे, मैंने कहा क्या हुआ? उससे कहा जी रेड पे झगड़ा हुआ वेटर के साथ। तो एक टॉल सा बंदा था, उसने फायर किया और बाइक पे इस तरफ चला गया। हैवी बाइक थी गलबन। हाँ, इस तरफ चला गया। तो वहाँ एक मदरसे की दीवार थी, मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कोई हैवी बाइक और चाबी अंदर लगी हुई। मैंने वो खोला उसका कि नीचे डॉक्यूमेंट देखूं। नीचे जब डॉक्यूमेंट मैं निकाले ही तो 2 जीपें पुलिस की खड़ी हुई, जो उस दौर के बड़े बड़े नाम थे, रैंकर्स, DSPs वो थे, शफकात थे और अल्ताफ जगह ये DSP। तो इन्होंने कहा कि बाबा जी की सानू सौन भी नहीं देते, आप भी नहीं सौंदे, सानू भी सौन देते। वो मैंने कहा आज हमने सीरियल किलर पकड़ लिया। भाई गॉड, उनका वो रिएक्शन ही नहीं था जो मेरा था, सही खुशी का, कि यार आप सिलसिला रोकोगे तो आगे से नहीं होगे ना। तो फिर मैं उसका देखा तो गुलबर्ग का एक एड्रेस था नेक्सी का, मैं वहाँ गया तो वो भी साथ चले गए। तो वो क्या बात, ताला लगा हुआ, ताला तोड़ने लगे। मैं क्या करते हैं, ताला ना तोड़ें।
तो वो वहीं खड़े रहे, तो मैं अकेला दीवार फलांग के अंदर दाखिल हो गया। अंदर मैंने दी, उसके बाद उन्होंने सीढ़ी लगा के अंदर आने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, सफ़ेद कपड़ों में भेजो जो यहाँ तक उस वक्त रहे जब तक वो बंदा ना आए। वो साइको बंदा है, कुछ भी कर सकता है। तो फिर ऐसे ही हुआ कि मैंने ताला तोड़ना कोई हमाकत थी ना, उसको आपने पहले अलर्ट कर देना था। तो अगले दिन नहा धो के सूटेड बूटेड एक ताला खुला बंदा अंदर आया। पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़ा, जब उसको डंडा मारने लगा ना बहुत ज़ोर से, तो उसने कहा हाथ से रोका। उसने कहा नो स्टिक वर्क, मुझे ले जाओ, मैं सब बता देता हूँ। इस तरह की टॉप पे छत पे ले आए उसको। तो उसने A to Z सारा बताया, किस तरह मैंने मर्डर किए, किस तरह हुआ। अच्छा, उस वो था। आपको हैरत अंगेज़ इंकशाफात इसमें यह है कि वो अमेरिकन बेस्ट न्यूरो सर्जन था, डॉक्टर जो मैंने बेस्ट न्यूरो सर्जन अमेरिकन, पाकिस्तानी। तो वहाँ उसका एक बड़ा नाम था। जब ज़ियाउल हक साहब ने इस मुल्क की भाग दौड़ का जिम्मा लिया, इस मुल्क की बर्बादी का आगाज़ किया, तो वो उन दिनों अमेरिका गया, तो पाकिस्तानी वहाँ वो सारे इकट्ठे हुए। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा कि मैं सबसे कहता हूँ पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आ गया है, तो पाकिस्तान में आगे खिदमत करें, ये वो। डॉक्टर सराब असद बहुत दीनी आदमी था। उसने कहा जी मैं आ जाता हूँ। वो आ गया, वो लैंड किया, पहले उसको कस्टम पड़ गया। उन्होंने कहा इतने पैसे दो रिश्वत के तौर पे, अदरवाइज तुम्हारा सारा सामान जब्त हो जाएगा। उसने कहा मैं तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान के कहने पे आया हूँ। उसने कौन प्रेसिडेंट पाकिस्तान, हम नहीं जानते, यहाँ हम है प्रेसिडेंट। उसने सामान जब्त करा दिया। उसने कहा ये मैं नहीं। फिर उसने ज़ियाउल हक से मिलने की कोशिश की, कौन मिलता था। फिर उसने हेल्थ डिपार्टमेंट में अप्लाई किया और इसको मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिली कार्डिक में। वो भी दो बड़े नाम नहीं लूँगा, दो बड़े सर्जनों के साथ। तो उन्होंने वहाँ भी नहीं उसको चलने दिया। फिर उसने शादमान में अपना क्लिनिक बना लिया जो चला। बड़े बड़े लोग आए। जब उन्होंने देखा जो हार्ट के बड़े बड़े सर्जन थे जो पैसा कमा रहे थे, ये बंदा पैसे भी बहुत कम लेता है और सर्जरी में भी बड़ा हाथ साफ है, ये तो मैं ले जाएगा। उसका पानी कटवा देना, उसकी गैस का कनेक्शन कटवा देना, उसकी क्लिनिक में पथराव करवाना, और उसके बाद वो क्लिनिक बंद हो गया। और फिर उसने कहा कि यहाँ इस्लाम की कमी है लोगों में भी, तो उसने एक मजहबी जमात बनाई। तो वहाँ मौलवी आ गए, वो कहते मेरी हट्टी है, तो कितों आ गए भाई। तो वो भी ना बने दी। तो फिर जब और भी उसने बहुत सारा पीटी में, इस पाकिस्तान टाइम में उसने बहुत सारे आर्टिकल उन दिनों लिखे। और फिर उसने कहा कि जब कुछ नहीं है तो अनारकी, बंदे मारे जाओ, जो करप्ट है उसको गोली मारे जाओ। ये उसका मीटर कानून उसने अपने हाथ में ले लिया। हाँ, ये ले गया। तो मैं इस इशू पे वेंड अप कर रहा हूँ कि इस इशू को, क्योंकि थोड़ा ग्रुप से शुरू किया था मैंने, वो कंप्लीट नहीं किया अभी। तो यहाँ आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि वो गिरफ्तार हुआ, इकरार जुर्म उसके सारे, डॉक्टर खालिद रंजा और बहुत बड़े बड़े वकील उसके, क्योंकि अखबारों में प्रिंट हो रहा था, एक बड़ा स्कैंडल नाम से आ रहे थे। तो वो उन्होंने उसका वो पेश होते एंड पे, जब शोहरत मिलती, हाँ, शोहरत के लिए, हाँ शोहरत के लिए, बाद में वो भी नहीं पेश होने, बंद हो गए। तो मुझे लेटर ऑन डॉक्टर सराब असद ने बताया कि मैंने कहा कि मैं एक अच्छा हार्ट सर्जन हो सकता हूँ, तो लायर क्यों नहीं अच्छा हो सकता। तो उसने जेल में लॉ किया, अपना केस खुद लड़ा। और हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि एक दिन मैंने जेल के डॉक्टर को कहा कि यार वो डॉक्टर सराब असलम से मिलना है, मैंने कुछ जुगाड़ लगा। उसने कहा वो तो 3 दिन पहले रहा होगे, चला गया, जमानत पे चला गया। रहा होगे? अच्छा, गुड। रहा होगे? मैंने कहा रहा होगे। तो मैंने DIG लाहौर को पूछा, उन्होंने सबको पूछा, किसी के लम्बे नहीं था। अच्छा।
फिर मुझे पता चला कि वो डॉक्टर से मैंने कहा कि ज़रा पता करा दें कहाँ है। उसने कहा गजाली फ्लैट, उसका ये पता है। फिर आप भी जानते हैं डॉक्टर से मसूद भट्टी, जी, जी, जो प्रोफेसर हैं इस वक्त जी। रेंजर कॉलेज में। तो उन्हें मैंने साथ लिया और वो मेरी 1.5 घंटे का इंटरव्यू मेरे लिए अजाब तरीन इंटरव्यू था कि एक साइको के सामने बैठा हूँ जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते पहले हैं। मैंने वो मेरे पास मैं 4 टेप रिकॉर्डर लेके गया था। उन दिनों तो टेक्नोलॉजी जी, थी नहीं, जी। वो भी जो कैसेट साइड चेंज हो गई तो वो कड़क हो जाती थी। हुँ, एक मैंने साइडों पे रख ली है, पॉकेट्स में मुख्तलिफ कोड के। एक मैंने सामने रखा, उसने कहा नो रिकॉर्डिंग, मैंने बंद कर दिया। हुँ, उसके बाद जब मैंने ऐसे सिगरेट निकाला, कहते दिस इज़ नॉट माई स्मोकिंग रूम। मैंने कहा ओके, बंद कर दिया। तो उसके बाद उसने जब और ये सारे जो उसे मैं अंदर रिकॉर्डिंग वो का सिस्टम ऑन कर दिया। हुँ। अब मैंने कहा कि अगर टक की एक आवाज़ आई ना, तो ये बस सामने से भी टक हो जाना है, रिएक्ट करेगा। सही। सामने से टक हो जाना है ना। तो एक टक की आवाज़ मुझे मेरे ज़हन में रही। तो मैं अंदाज़ा करता कि अब उन दिनों खुद ब खुद साइड भी चाहिए नहीं होती थी। सही है, करनी पड़ती थी। तो मैं वॉशरूम का बहाना बना के जाके उसको चेंज करता। इस तरह मैंने 1-1.5 घंटे इसका इंटरव्यू किया। आप अब उसका पंच लाइन सुने ज़रा क्या है? मैंने कहा क्या आप समझते हैं कि आपने 14 अफराद को वाकई कत्ल किया है? हुँ, उसका जवाब ये था, अब जबकि मैं आपकी अदालतों से बाइज्जत बरी हो चुका हूँ, ये सवाल आप अदालत आलिया से पूछिए, अदालतों से पूछिए, हुँ, मुझसे ना पूछिए। फिर उसने एक 4-5 हज़ार की एक रिट बनाई हुई थी। कहता है मैं फेडरल शरीयत कोर्ट में कर रहा हूँ कि इस्लामिक जो सोसाइटी है उसमें वेपन रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब मैंने कुछ अर्सा पहले सोचा कि उसको ढूंढूं, तलाश करूं। बहुत साल पहले साल मुझे बड़े बड़े वाक़यात क्राइम के हुए हैं, लेकिन आप हैरान हो कि किसी ने शराब असलों को चेक ही नहीं किया कभी, या किसी और इवेंट में तो नहीं इन्वॉल्व हो गया। एक साइको है, सही। किसी ने वो कभी रेडी भी नज़र आता, धो के सेब खा रहा था और अपनी स्किन का ये वो सही। और जेल में मार्शल आर्ट उसको आता था, जो जेल का उसको रोप डालता था मार्शल आर्ट से उसको सही कर देता था। तो इस तरह ये डॉक्टर सराब असलम आज भी है। मैंने एक साइट देखी थी, उसमें मुल्तान में कोई इस्लामिक लेक्चर दे रहा था। अच्छा। वो किसी एनजीओ का था। मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा हमारे पास उसका नंबर नहीं है, लेकिन मैं आज भी उसके पीछे हूँ। इंशाल्लाह मैं उसको ढूंढ लूँगा और बहुत अच्छी बातें निकालूंगा जो बाबा पब्लिक चिश्ती के लिए साहब। आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं आ रहा हूँ वापसी थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा ग्रुप की तरफ। जी, तो यहाँ के मैं जैसे कह रहा कि हर वाक़या में खुद स्पॉट कवर करता था। अब जब आपने अदनान साहब हर वाक़या खुद कवर किए हों, आपको पता होता है उसकी नीयत का जी। कि चबुजी के राउंड अबाउट पे किसी को थोड़ा मार के मार दिया है, किसी कोई 20-25 फुट ऊंची दीवार है, वो फलांग के अंदर वो बंदे उसको सर पे थोड़ी मार के मार दिया है। बहुत सारा कटारबंद रोड पे पुलिस ने डमियां बिछाई, यानी कुछ लोग जिंदा ओपन स्काई के ओपन नीचे। जी। और कुछ डमियां। हुँ, वो बंदे ने किसी डमी पे अटैक नहीं किया, जो बंदा था उस पर अटैक किया, मार दिया। हुँ, ठीक है, नहीं इन्होंने बड़ी प्लानिंग की। मेरा ख्याल है कि माफ़ी के साथ कहता हूँ कि पुलिस के पास ट्रेनिंग और प्लानिंग का बहुत फुकदान है। ये जो अब एएसपी ज़राअत, ये जो इस तरह के सीएसएस करके आए हैं, मम्मी डैडी बच्चे जो कंप्यूटर स्किल भी जानते हैं और इनसे भी फ़ायदा, इन्होंने ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया जा रहा है। अगर जियो फोरेंसिक तक जब हो गई है, आपका मोबाइल कहाँ एक्टिव था, किस तरह था, तो इसकी अमलन शक्ल कोई नज़र नहीं आ रही। बड़े से बड़ा क्राइम होता है वो नज़र नहीं आ रहा है।
अब तो सेफ सिटी कैमरास हैं, तो वो सीसीटीवी है हर जगह पे, वो उन्होंने फुटेजेस मिल उन्होंने जाती कर हैं। दिया जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एक राणा साहब ने कि मैं वहाँ गया, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे एक तरफ गुलजार मश्ती वो डीपीआर थे जी हाँ, आईजी के, और एक तरफ आगा असलम, अल्लाह जन्नत नसीब डीजीपी आ करे, रहे हैं। वो जी वो पीआरओ थे जी। एसएसपी के। तो वो दोनों मेरे इस तरफ आ गए, कहते आपने सवाल कोई नहीं करना। अच्छा। मैं कहा सिर्फ एक सवाल की इजाजत दे दी। हम्म कहते ठीक है। मैं कहा नहीं करूँगा। हम्म, अब वो चुड़चड़े मुचड़े से 3-4 बंदे उन्होंने पेश कर दिए। ये शक्ल से नजर आता था कि ये नशे ही है। तो उन्होंने, राणा साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी इसके अंदर की कि तमहीद बांधी उन्होंने। ये, और एंड पे वो उनको शेर व शायरी का बहुत शौक था। उन्होंने कहा किताब इश्क का एक और बाब ख़त्म हुआ। हम्म तो उन दिनों प्रेस दी जाती थी, फलां मुल्ज़म फलां डेट फलां वारदात, फलां मुल्ज़म फलां डेट फलां बिल्कुल वारदात, ठीक इस है। तरह। और मैंने अपना खबर में, मैंने वहाँ एक सवाल की इजाज़त थी ना मुझे, जी तो मैंने कहा कि मुझे एक सवाल की इजाज़त दी गई है, तो वो सवाल मेरा ये है कि इनका मोटिव क्या था। हम्म उन्होंने कहा नशा करते थे, हम्म, जब नशा ख़त्म हो जाता तो ये किसी को मार के तो 10-20 रुपये 50 से 100 रुपये निकाल लेते थे। अब मैंने क्योंकि इवेंट कवर किए हुए थे जो घरों के अंदर जाके मारा, हम्म, इस तरह मुश्किल डमियों को नहीं छेड़ा, तो वो बंदा नशेई नहीं है, वो बंदा बहुत चालाक है। चालाक और समझदार है। तो मैंने उस दिन वो खबर उसी तरह दे दी, और उसके मुझे आज भी सही याद है कि किताब इश्क का एक और बाब ख़त्म हुआ। हम्म, आपको शायद याद है कि उससे चौथे दिन मेरे अखबार में पता क्या खबर थी? एक चार्ट पुलिस का था, फलां डेट फलां मुल्ज़म फलां वारदात। दूसरा चार्ट मेरा बना हुआ था, फलां मुल्ज़म फलां डेट फलां जेल में। वाह, यानी जिन जिन डेटों की वारदातें थी वो मुल्ज़म जेलों में थे। जेलों में थे। वो केस, वो बेल आउट नहीं हुए, हम्म, वो केस डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो, बरी हो के आ गए। मेरा ये सवाल है कि ये पुलिस की क्या तफ्तीश थी? खानापुरी थी। पुलिस आई वॉश करती है। हाँ, जब तक मैं फील्ड में रहा हूँ मैंने ऐसा नहीं होने दिया, और जब तक मैं जिंदा रहा हूँ, मैंने तो अपनी पहली क्राइम, जिंदगी की पहली क्राइम स्टोरी में पुलिस को नीचे दिखा दिया था। तो मैं आज कैसे ऊपर आने दूं किसी को? मुझे एंटी पुलिस क्या कहा जाता है, लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ प्रो पीपल हूँ, एंटी पुलिस नहीं हूँ। गुड। अच्छा मैं बाबा जी, आपने जब क्राइम करते थे उस मैंने वक्त, क्राइम कभी नहीं किया। क्राइम कवर करते थे हाँ जी। मतलब, उस वक्त एफआईआर पढ़ना भी एक आर्ट होता था। हाँ, ये आजकल तो सारा कंप्यूटराइज्ड है। ये पता क्या, नहीं, अब ना ये एफआईआर को पढ़ता ही नहीं है। एफआईआर जो ना को 150-200-300 एफआईआर होती थी एसएसपी ऑफिस में, तो वो रीडर संगीन जराइम की एफआईआर छुपा के ना, तो बरामदगी और इस तरह की एफआईआर रख देता था। मेरा फादर भी ने मुझे वो ट्रेनिंग ये दी थी कि ये एफआईआर किस तरह पढ़ते हैं, दफ़ा देखो, सही। अगर 13-20-65 है नजायज़ असला, हाँ, उन्हें कहा एक पिस्तौल बरामद फलां, वो फेंक देते थे, या बरामदगी की दफ़ा 411 फेंक देते थे। और जो अच्छा, जो संगीन दफ़ात हैं डकैती और इसकी या रेप की, किडनैपिंग की, ये सारी छुपाई होती थी। आठ मेरे बाप ने क्या सुनाया, उसने कहा कि जब कोई भी एफआईआर ये देखो तो पहले प्लेस देखो, अगर पिस्टल बरामद हुआ है तो जगह प्लेस गवर्नर हाउस है तो खबर कुछ और है। अगर कि नशे के आप मैंने मतलब कि शराब नोशी और इस तरह की मैंने खबर नहीं कभी चलाई कि वो नशे की हालत में, लेकिन बात का मजबूरी में करना पड़ता है। उस वक्त तो गुलगुपाड़ा चलता था। हाँ, गुलगुपाड़ा करते हुए तो पकड़े गए। वो गुलगुपाड़ा भी मैंने ऐड कराया था। हाँ, वो भी आपको मुझे क्रेडिट देना चाहिए कि पहले तो पुलिस कहती थी कि हमने उसको वो
नशे उसके के देखा तो उसका मुंह सूंघा, हाँ तो वो फिर मैंने एक स्टोरी दी थी। एक गाड़ी है, आज भी ये लॉ मौजूद है, जी एक कार है, आप कार में जा रहे हैं, किसी पुलिस को इख्तियार नहीं है, गुंडागर्दी कर दे तो अलग है, वो आपकी किसी प्राइवेट पुलिस वाले को प्लेस है इख्तियार नहीं है कि वो प्लेस पब्लिक प्लेस नहीं है, वो प्लेस है, प्राइवेट प्लेस है जी ठीक है ना, वो पब्लिक प्लेस नहीं है। हाँ, तो पब्लिक जो प्राइवेट प्लेस है कि प्लेस जो है उसमें दाखिल होने के लिए सर्च वारंट जरूरी है। हाँ, तो वो मैंने जब ये स्टोरी लॉ वालों से मिलके बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने कई लोग बरी हो गए अदालतों से, बेल आउट हो गए, फलां हो गए। तो फिर इन्होंने ये ऐड करना शुरू कर दिया कि वो शराब के नशे में धुत गुल को बाड़ा कर रहा था, जिस पर हम उसके करीब गए, हाँ, यानी एक जवाज एविडेंस बनाया, एविडेंस में जवाज बनाया। सही तो उन्होंने कहा कि अगर ये जगह देखी जाती है और करैक्टर देखा जाता है, जी अगर बहुत मशहूर शख्सियत है, आप कैरी एक्ट के तहत FIR हुई है जी मैं नोशी की, तो अगर तो अहम शख्सियत है उसकी खबर है, वरना नहीं वरना नहीं। अगर खातून है तो खबर है। इस तरह अगर अच्छी मैंने एक स्टोरी बड़ी निकाली इस FIR टेक्निक से, 13-20-65 के सब उन्होंने मेरे आगे, जो बड़ा एक बहुत सीनियर रिपोर्टर थे वो बैठे थे, तो उल्टा आके फेंका हुआ, मैंने देखा 13-20-65 नजायज़ असला बरामद, तो उसके ऊपर लिखा हुआ अब्दुल हमीद दीवानी। ये वो बंदा है जिस पे इंडिया से त्यारा हाईजैक करने का इल्ज़ाम था। मैंने कहा ये क्या, तो उसके मैंने पढ़ा उसको, तो उससे ग्रेनेड वगैरह, मैं कहा ये क्या हुआ। नौलखा थाने में FIR थी, मैंने वहाँ जाके पता किया, तो उन्होंने कहा जी वो तो रात को उसको शाही के लिए ले गए हमें, तो उसके तो पता नहीं कितने ग्रेनेड बरामद हुए हैं किसी ये वो। तो अगले दिन सुबह एक बॉक्स में एक बड़ी न्यूज़ छपी हुई थी कि अब्दुल हमीद दीवानी की वजह, कि सारे मुझसे बाद में फ़ोन करके पूछते थे यार ये खबर तेरे पास कहाँ से आई है। मैं कि जहाँ से आप देखते हैं वहीं से आई। तो कोई FIR को भी इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर दफ़ात मुझे इस तरह याद हुई, मैं आज भी किसी लॉ ऑफिसर से ज़्यादा दफ़ात बोल सकता हूँ। ये सारी FIR देख देख के याद हुई मुझे। बाबा जी आपके बारे में ये भी कहा जाता है, बल्कि एक वाक़े का तो मैं आई विटनेस भी हूँ, आपने वायरलेस रखी होती थी पुलिस की, वो वायरलेस एक्ट की खिलाफ वर्जी तो नहीं थी? नहीं मैंने नहीं की, नहीं मैंने कभी नहीं की। नहीं नहीं आपने रखी थी नहीं, जब मेरे एक दफ़ा, बारे पुलिस को नहीं जब हम एक दफ़ा, बाबा जी ना करें नहीं, ना, मैंने आप ये बता दें, मैं रखी नहीं, बताएं मैंने कभी नहीं रखी थी, मैंने कभी नहीं रखी। एक गाड़ी में मैंने सवार कभी थे, नहीं गाड़ी नहीं, नाके पे गाड़ी रोकी गई ना, वो वाकई और है, आपने कहा वो वाकई और है, मुझे वो वाकया बताए ना मुझे। नहीं, वो वाकया नहीं है, वो वाकया नहीं है। मैंने कभी वायरलेस नहीं रखी। हाँ, पुलिस को ये शक था कि मैं वायरलेस, इन दिनों उन्होंने वो मीटिंग भी की कि इसके घर में रेड करके, और तो इसका वीक पॉइंट कोई नहीं है, तो वायरलेस बरामद करके तो इसको वायरलेस एक्ट के तहत गिरफ्तार करें। तो एक वॉकी टॉकी थी मेरे पास, तो वो डैशबोर्ड पे पड़ी, तो जिस वाक़े का आप बता रहे हैं, तो टेम्पो रोड से निकले तो एक बड़े से पेट वाले रैंकर ने, सब नया आया था लाहौर में, उसने नाका लगाया, रोका मुझे। तो मैंने देखा, तो मैं ये वॉकी टॉकी पड़ी है, तो इसने जो ना देख ली है, अब टॉर्च मारी, तो इसने कहना कि ये वायरलेस, इसने इनको वायरलेस एक्ट में पकड़ो जी। तो मैं कहा उनको भी वॉकी टॉकी वायरलेस का समझ ही नहीं आनी उनको, तो वो हो जाना है। मैं कहा ये क्या हो गया, एकदम उसे टॉर्च मारी ना उस पर गया, तो मैं बिल्कुल रह गया। उसने कहा वो ताडा सी की बिगाड़ सकते, मैंने अपना नाम जल्दी शाउट करके बोला ना, मैं कहा बाबा चिश्ती। उसने कहा तानू सी की कह सकते हैं, तान तो सरकार ने वायरलेस सेट तक दे देते हैं। ये वो वाक़या है। अच्छा, वेरी गुड। तो वो फिर गुलजार मश्ती के मुताबिक वो जब पुलिस IG पुलिस की मीटिंग में ये डिसीजन हो गया कि मुझे घरों में सीढ़ियाँ लगा के मेरी वायरलेस बरामद की जाए और वायरलेस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए, कोई आएगा भी नहीं इसके पीछे। कहता पूरी प्लानिंग हो गई थी। उसके बाद में उस बकौल गुलजार मश्ती साहब के, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि अगर हमने बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया होता है, अगर 1% भी कोई वायरलेस बरामद ना हुई
तो एक अनजान गुस्से पे हो वाले एक एंगर चिश्त बाबे को कैसे हम संभाल सकेंगे, गए। जो कि मैं कभी एंग्री हुआ ही नहीं। हम्म, मैं तो जो सच होता है, अब मेरे बाप की ये ट्रेनिंग थी क्या, अजाफी लफ्ज़ इस्तेमाल ना करे, क़यामत सुगरा बर्पा हो गई, ये फलां हो गई, दिलदोज कत्ल, यार कत्ल तो होता ही दिल दो दिलदोज है। बिल्कुल तो सही इस है। तरह अजाफी जुमले, उन्होंने कहा कि जब क़यामत आएगी या इससे बड़ा वाक़या होगा तब कौन ये लफ्ज़ अहमियत खो बजाएंगे। तो मैं लफ्ज़ लिखते हुए बहुत मुताद लैंग्वेज यूज़ करता। बाबा जी, एक आपसे गुफ्तगू में एक वाक़ये का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जिसका मैं खुद भी आई विटनेस हूँ, ना और करें। वो है 100 बच्चों का कत्ल, कातिल जावेद इकबाल, जो बाद में जेल के अंदर ही हैंग हो गया था। उसको खुदकुशी उसने कर ली थी, बज़ाहिर जो लगता था। वो आया था उस वक़्त, एक बड़े जिस अदारे में हम दोनों काम करते रहे, वहाँ आया था। वो वाक़या हमें सुनाएँ, चूँकि कुछ लोग जो हैं हमारे सीनियर ही हैं, वो उसका क्रेडिट लेते हैं। अब मुझे पता है मेरे फादर के साथ एक साहब होते थे, वो जो दाता दरबार में मुसावत होता था, और तब वहाँ सब एडिटर थे, वो मेरे सीनियर हैं, मेरे फादर के लिए मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन वो उन्होंने बहुत ही भद्दे और गंदे से अंदाज में, मैंने सुना है उनको 2-3 जगह पे, कि उन्होंने कहा कि जी एक ख़त आया और उसके अंदर 70 या 80 तस्वीरें थीं, और वो मैंने, आप भी वहाँ रहे हैं, जी। कि हम हेल्पर कहते थे, नायब कासिद का तो नहीं था। जी हाँ। तो कहते मैं जंग का एडिटर था। आप मुझे रिकॉर्ड में बता दें कि जो जिस बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं वो कभी जंग के एडिटर रहे हैं, मैक्सिमम चीफ न्यूज़ एडिटर तक गए हैं। जी। तो उन्होंने कहा कि हम अपने रूम में था तो ख़त आया, उसमें जावेद इकबाल मुगल ने कहा कि मैंने 100 बच्चे कत्ल कर दिए, तो साथ उसने अपना टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। हुँ। तो मैंने उस टेलीफोन पे रिंग किया, तो उसने कहा हाँ मैंने कर दिए हैं। तो कहता कि मैं फिर मेरे हाथ से मेरे हाथ लर्जे, जिस तरह वो, क्योंकि उनके स्टोरी टेलर वालिद हैं, जो है ना वो अदाकार हैं। अदाकार थे, तो उसी तरह अदाकारी उनके अंदर भी है। उन्होंने कहा मेरे हाथ लर्जे, हुँ। और ऐसे एकदम तस्वीर सारी नीचे गिर गई, और नायब कासिद को मैं घबरा गया। उसके बाद नायब कासिद ने वो तस्वीरें उठा उठा के तो मुझे दी। फिर मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों को फ़ोन किया, वो आए, और उन्होंने, मैंने जावेद इकबाल को उन्होंने गिरफ्तार किया। यार आप क्या कर रहे हो, तारीख से मजाक ना करो, आप क्रेडिट लो लेकिन तारीख से मजाक ना करो। अगर मैं भी बात करूंगा, मैं, एविडेंस के मेरा साथ। पता नहीं अगला सांस इस है कि नहीं है, मैं अगर हिस्ट्री को मस्क करूंगा तो मैं अपनी यूथ को मिसगाइड कर रहा हूं, मैं नेशन को मिसगाइड कर रहा हूं। सच तो ये है कि मुझे भी नहीं पता था इसका। अगर उनकी बात सच है कि उस एक ही दिन में सारा काम हो गया, तो 1.5-2 महीने हमें उसको तलाश करते क्यों लगे? ये तो कॉमन सेंस से सोचें कि वो कब पकड़ा कब गया है, और उससे पहले क्या 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 हुआ है। मुझे मेरे सामने उनको बुला लें, किसी एक सवाल का मैं जवाब दे दूं, मुझे ये बता दें कि वो वाकया कहाँ हुआ था। उनको तो ये नहीं पता। मैं आज भी बताता हूँ, 13B रावी रोड पे उसने मारा था। मैंने उसका घर भी विज़िट किया हाँ, था, मैं गया था। तो 2.5 मरले का घर था वो उसका। ऐसा हुआ कि एक खत आया, जो EMD सेक्शन में सारे खत आते थे, जी। और कंसर्न लोगों को माँ को क्या जाते थे। आई डोंट नो, जब अतर मसूद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे वो थे, या अजमल तौफीक, अजमल तौफीक मरहूम थे। उन्होंने भी मार्क किया हुआ, नोटिंग करके भेजा था। हाँ, कि इसे देख लें। हाँ। तो मैंने देखा कि ख़त एक बंदे ने लिखा हुआ है कि मैंने 13B रावी रोड एड्रेस लिखा हुआ है, और कहता है कि मैंने 100 बच्चे एसिड में डाल के मार दिए, जी। केमिकल, एसिड नहीं उसने लिए, केमिकल में। जी। तो आप वहाँ जाएं तो आपको 100 बच्चों के जूते, 100 बच्चों के कपड़े, फलां फलां जगह बैग में, और एक स्टोर है छोटा सा, तो उसमें एक नीले रंग का ड्रम होगा। तो मैंने केमिकल कुछ मकदार कम की है, तो आपको उसमें बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मेरे साथ एक आया हुआ था एक क्रिमिनल सा बंदा, जाहिर है हमारी दोस्तियाँ इन्हीं लोगों से, ये सोच भी जी। होते हैं हमारे। तो उन्हें मैंने कहा कि यार इसे पते हुए जाना है, तो वो उसका पुलिस का जैसे नहीं हुलिया होता, जी। या किसी एजेंसी मैन इस तरह का था वो।
तो वहाँ गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। हम्म, तो मल्लेदारों से उसने कहा बाहर प्रॉपर्टी डीलर है, शायद रमज़ान नाम था। तो अब आप देखें कि मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जी जी। जिसने कवर किया मरला वो सब चीज़ें बताता है। मैं उस वक्त खुद स्पॉट पे मौजूद था अच्छा। जब ये हुआ सारा। उसने तस्वीरें दी, तस्वीरों के पीछे एड्रेस लिखे हुए थे। एड्रेस पे वर्किंग जाके मैंने की। मैंने और हमारे एक फोटोग्राफर होते थे, मुनीर चौधरी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाँ। वो थे। हम दोनों मोटरसाइकिल पे गए थे। तमाम जगहों पे जाके मैंने और उन्होंने इतला दी थी, पहले कंफर्म किया यही बच्चा आपका है, नहीं ये सारा। ये आप कह जी रहे हैं लाहौर के बच्चों की, जी वो बहुत जी, कम लाहौर थे, की जी। वो कम थे, हम्म, ज़्यादा मुज़ाफ़ात के बच्चे थे जी उसमें। सही है। तो वो उसके लिए मैंने और टूल यूज़ किया था। जी वो ये कि जब मैं वहाँ गया तो फिर वो रमज़ान प्रॉपर्टी डीलर को कहा, मैंने कहा वो ताला, वो कहता मैं तो नहीं खुलाऊंगा। तो वो जो मेरे पास एजेंसी टाइप बंदा था ना, उससे कॉलर से यूं उठा लिया, कहता 100 बच्चे मर गए हैं और तू कहता मैं ताला नहीं खोलूंगा। तो वो कहता अच्छा चले चले चले। उसने कहा पता नहीं ये कौन बंदा है। हम्म, तो वहाँ आके उस बंदे का मुझे फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। हम्म, नुकसान ये हुआ कि मेरी लोकल में ये एक्सक्लूसिव नहीं रह सकी खबर। तो बात फैल गई थी हाँ, सारी। तो वो आया, उसने कहा कि मैं ताला तो नहीं तोड़ सकता या और ताला की चाबी भी नहीं दे सकता, पड़ोसियों को कहता हूँ कि उसके दीवार से आप उधर चले जाएं। मैं कहा ठीक है। और वो दीवार से हम गए, फलां के पहले मैं गया, फिर फोटोग्राफर गया, फिर वो मेरा दोस्त गया, फिर रमज़ान प्रॉपर्टी डीलर गया, कुछ और एक दो लोग आए। तो मैं सीढ़ी उतरा तो जो जो उसने कहा था वैसे सारा सीन वैसे ही। जी उसने एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, जो जो कमरों के बॉस ने कहा था कि इस बोर्ड पे ये लिखा होगा, इस बोर्ड पे ये लिखा होगा, वहाँ जूते पड़े होंगे, वहाँ 100 कपड़े पड़े होंगे, एज इट इज साथ सारा पूरा क्राइम सीन वहाँ मौजूद वही था। था। जी उसके बाद मैंने फौरी तौर पे उनको छोड़ता हुआ मैंने कहा पहले तो बॉडी पार्ट तो देखो ना। तो वो एक छोटा सा बल्ब था, वहाँ से मैंने ऑन किया और जब मैंने ड्रम को उठाया, इतनी बुरी स्मेल आई कि मेरे हाथ भी एसिड से जल गए, बॉडी पार्ट थे। मैं बाहर आया, मैं क्या रमज़ान आप कह रहे थे कुछ भी नहीं है, 100 बच्चे मार दिए उसने। हम्म, वो बेहोश हो गया। उसको बड़ी मुश्किल से उसको होश में लाया हूँ। जब उसको होश में लाया तो उल्टा नुकसान हो गया। बात उन्होंने फैल गई। SHO रावी रोड ने जो DSP होके गए हैं इस दुनिया से, वो आशिक मात। जी तो आशिक मात को फ़ोन किया कि बाबा चिश्ती है यहाँ, तो वो 100 बच्चों की लाशें हैं, वो ले दे जाएगा तुझे, इस तरह की बात। मेरी क्रेडिबिलिटी देखें क्या है कि आशिक माथ मेन रोड पे आके वो कहता मैं लेट ना हो जाऊं, वहाँ से वायरलेस करता है कि मैं 13B रावी रोड खड़ा हूँ, यहाँ एक घर में 100 बच्चों की लाशें पड़ी हैं, हम्म, फौरी तौर पे नफरी भेज दें, कंसर्न लोगों को एम्बुलेंस से और फलां फलां भेज दें। हम्म, ये पुलिस की लॉग बुक में आज भी मौजूद है, ये जुमला उसका। हाँ लॉग बुक में कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। सही। तो वो ये क्रेडिबिलिटी थी। वहाँ 100 लाशें तो थी नहीं, उसने देखा ही नहीं और 100 लाशें थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था। तो वो फिर पुलिस क्या, सारे ये क्या, दूसरे क्या, सारा आ गया। तो फिर मैंने दफ्तर आ गया। यहाँ मैंने एक किया था कि मैंने किसी को बिठाया था फ़ोन पे। मैंने कहा जो जितने भी है ना हाउस OSR, उनको जहाँ जहाँ से ये है उनको फ़ोन कर दें, उन्हें कहें कि मसाजिद में वहाँ ऐलान कर दें बच्चा घर में है कि नहीं है। हम्म, वो रात तक कंफर्मेशन होती रही, लेकिन पहली डाक फरा बड़ाई साहबा निकालती थी उन दिनों। एडिटर थी। तो मैंने उनको लीड बना के दी कि 100 बच्चों के कत्ल का इंकशाफ। हाँ आगे जितनी तस्वीरें थी वो सारी दे दी। मैंने कहा डाकों में तो एक्सक्लूसिव जाए ना, हाँ सही है। लोकल में तो मर गई है स्टोरी मेरी। तो वो फिर शाम को फिर ये वो फिर और जो मेरे साथ थे असद साई, दूसरे लोग, मुजाहिद जाफरी। नहीं, और आपने तो उसको एक कमरे में बंद करके तो आपने वो उसका ये तो घंटा 1.5 घंटा नहीं, उसका वो तो जी पेश होने की बात कर रहे हैं ना। जी हाँ, मैं जब स्टोरी पेश की कर रहा हूँ जी कि कंफर्मेशन जब की। हम्म, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक इस पॉडकास्ट वाली जगह पे इस में कोई बच्चा एक आया है, बैकग्राउंड उसकी यही है।
जी। और आपका क्लेम है कि वो मैंने मार दिया। वो बच्चा अगर कहीं प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, आपका क्लेम सही सही है फिर, सही। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये इन्होंने, पुलिस ने क्या किया कि गुस्से में सारे घर वालों को उठा के ले आए। उसके। हाँ जी, जावेद इकबाल की। और वहाँ उन्होंने किला गुजरी थाने में इतना टॉर्चर किया कि उसका एक साथी जो है साग बिल्ला, डेथ हो गई उसकी। तारक कंबो ये तब थे डीएसपी। इतनी, और जब डेथ हुई तो उन्होंने ऊपर से नीचे फेंक दिया जिसने खुदकुशी की है। तो वो मैंने जो खबर दी, क्योंकि पोस्टमार्टम मैं भी जानता था और मैंने जिन्होंने किया उनके पास भी गया। तो एक एंटीमार्टम होती है इंजरी, एक पोस्टमार्टम होती है जो मरने के बाद लगती है, और जो मरने से पहले होती है। कॉज ऑफ डेथ क्या है वो हाँ, डिटरमिन हो कि जाती है। जो नहीं, ये कि मरने से पहले जो इंजरी से उसकी डेथ हो गई थी, सही है। बाद में उसको फेंक के जितनी तोड़ फोड़ हुई ना बाकी, वो पोस्टमार्टम इंजरी थी। ठीक हो गया। ठीक है ना, उसी पे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो मैं गया तो उस थाने की हवालात में उसी को बंद किया हुआ था, डीएसपी को। मैं कहा यार अब ठीक है, कल मुझे धमकियां दे रहे थे। बाद वही तारिक कंबो जो बाद में शहीद हो गए थे। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ कि मैं उसके बाद मैंने एक कैप्टन जुबैर से कह के एक क्वेश्चन लिया। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। उस वक्त एसएसपी हुआ करते थे लाहौर के। तो बहुत टैलेंटेड थे, बहुत टैलेंटेड। तो मैंने कहा कि ये सारे बंदे, इसके घर वाले मुझे दे दें, इनको घरों में बात करें। जावेद इकबाल अगर फ़ोन करेगा इनके घरों में करेगा। बिल्कुल। तो वहाँ से आप इसको बंद करके बैठे रहेंगे, एक घुटन से वो हार्ट अटैक से इसका वो फलाम मर गया, भाई मर गया, बहनें मर गई, क्या होगा फिर? बैड टेस्ट हो जाएगा जिससे साग मिले। उन्होंने मुझे दे दी, तो एक थाना मुझे दे दिया, एक कमरा उसका। फिर सारे बंदे मेरे आए। मैंने पूरी रातें जाके रिकॉर्डेड इंटरव्यू किए उनके, घंटों कि कोई क्लू मिले। फिर जावेद इकबाल अपनी बहन परवीन, क्या नसरीन था उसका नाम, उसके घर आखिरी दफ़ा गया था सामान। तो उसका मैंने जाके क्या, उसने कहा 4 AC, तो वो भाई ले गए। तो वो कहते वो बस ये कचरा ही पड़ा है। तो मैंने जब कचरे में तीसरे चौथे दिन देखा तो वहाँ एक 16,000 का ट्रैवलर चेक की फ़ोटो कापी मिली। मैंने कैप्टन जुबैर को दिया कि मैंने कहा देखें इसकी कहाँ ब्रांचें हैं, क्या है। अब यहाँ माइंड में रखें कि हमें नहीं पता जावेद इकबाल कहाँ है, हमें नहीं पता रियल स्टोरी क्या है। जो जावेद इकबाल ने बताया वही था। तो फिर उन्होंने कहा सुहावा की तरफ बड़े जाने का रुझान था इसको। वहाँ गए, कई दफ़ा गया, और पहाड़ी इलाकों में इधर। अब उसकी तस्वीरें देखिए, उस स्नेक पालने का शौक़ था, वो सैडिस्ट था एक किस्म का। तो उसके बचपन में इस पर एफआईआर भी हुई थी इसी हवाले से। तो अच्छा, एक सवाल है कि वो बच्चे जो उसके पास आए थे वो कहाँ से लेता था उन बच्चों को? कहीं दाता दरबार से? जी हाँ, दाता दरबार, मीनारे पाकिस्तान, जब बसों से उतर के आते घरों से। और दाता दरबार ये है कि यहाँ लोगों को अच्छा बच्चों को फूड मिल जाता है, रहने को जगह मिल जाती है। यहाँ से आए हैं तो यहाँ से वो अच्छी गाड़ी ली होती थी। मैंने आपके इल्म में होगा कि वो उसको 70s में उसके फादर की ब्रांडेड रोड में शॉप बिकी थी, तो उसके 38 लाख तब उसके हिस्से में आया था। तो उसने फिर कोई 10 एकड़ का फार्म हाउस शेखपुरा रोड पे बनाया था। अब वहाँ भी स्लाइडें बच्चों की, और एक कमरे में ऐसे मैं टेबल के पे बैठा हूँ, देखा शीशे के नीचे। मैंने कहा नीचे क्या, पानी क्यों है? साइड पे कारपेट था, वो देखा तो एक जगह कारपेट फटा हुआ, कटा हुआ। मैंने उसको उतारा तो दरवाज़ा था, नीचे उतरा तो स्विमिंग पूल था। बच्चे नीचे नहा रहे होते थे, वो ऊपर बैठ के देख रहा होता था। इसके ये सैडिज्म नहीं तो और क्या। तो उसकी डेथ फिर कैसे हुई? जेल में हुई थी? हाँ, ये इस तरह जो सारा कुछ हुआ। फिर जो कैप्टन जुबैर ने 400 ब्रांचों को वो उनको बैंक को दे दिया कि जो उसको कैश कराने आए तो उसको पकड़ लिया जाए। ख्याल था जावेद इकबाल आएगा, लेकिन वो अच्छा, ये अजीब बात है, उसने अपने ख़त में लिखा है कि आज मैंने अपने एक बहुत ही लाडले साजिद को भी कत्ल कर दिया।
उसकी बहन ने कहा ये इसको कत्ल कर ही नहीं सकता। अब उसका कार्य खास था, अगर हेल्पर था। साजिद से वो इतनी मोहब्बत करता था कि उसको को आँच भी नहीं आने देता था। अगर ये है ना कि उसको कत्ल कर दिया तो आपकी सारी स्टोरी गलत है, जो उसका इतना बड़ा दावा था। तो वो हुआ कि स्वाबा ही अपीयर हुआ एक बैंक में, वो साजिद जी, और उसने 16,000 का ट्रैवलर चेक कैश कराने के लिए पुलिस को इतला थी। पुलिस ने उसको दे दिया और फिर लाहौर पहुंच गया। तो मैं वो किला गज सिंह उससे मैं कैप्टन जुबैर से लड़ रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा था। मैं क्या अभी ना रखो, जवेद इकबाल भी आ रहा है। अच्छा, जवेद इकबाल के लाने की मैंने एक स्ट्रेटजी ये बनाई कि मैंने ज़िंदगी में फेक खबर नहीं दी। मैंने ये सोचा कि जो बंदा अखबार को एड्रेस करता है वो अखबार भी पढ़ता होगा गौर से। तो मैंने उसमें ये लिखा, एक दिन लिखा कि जवेद इकबाल ने फैसला किया है कि नहीं, पहले मैंने देखा कि उसका वीक पॉइंट कौन से, उसकी फर्स्ट ईयर की पहली बीवी से फर्स्ट ईयर की बेटी उसका वीक पॉइंट था। मैंने उसके बारे में 2-3 खबरें ऐसी लगाई जो हिल जाए बंदा, जिसे पुलिस भी हिल गई थी, आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि पुलिस ने उसकी बेटी को थाने में उससे साथ नाजेबा सलूक यहाँ तक जी। तो वो कहते ये क्या कर रहे हैं। मैं कहा करने दो। ये करके उसके बाद मैंने एक दिन किया, अब मुझे नहीं पता वो कौन है, जवेद इकबाल कहाँ है। मैं कहा जवेद इकबाल ने फैसला किया मैं पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरफ्तारी दूँ। अगले दिन मैंने कहा कि ये क्या, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने आ ही नहीं जाए कहीं और। मैंने कहा कि ज़राए से मालूम हुआ है कि उसने फैसला चेंज किया, उसने कहा जंग के दफ्तर आके गिरफ्तारी दूँ। जिस दिन मैं खबर ये दे के आया, आप जानते हैं कदीर सिक्योरिटी गार्ड होता था वहाँ। मैंने कहा कदीर एक बंदा आएगा, मुझे नहीं पता उसकी शक्ल क्या होगी, पागल की तरह शक्ल होगी। तो वो आगे कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं 100 बच्चों का कातिल जवेद इकबाल मुगल हूँ, गिरफ्तारी देने आया हूँ। मैं उसको मेरे कैबिन में पहुँचा देना और उससे कोई सवाल ना करना। अच्छा, उसी दिन मैं साजिद के वहाँ था और कैप्टन जुबैर से लड़ रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रखा। तो वहाँ मुझे अंजुम रशीद साहब की कॉल आती है ऑफिस से जी। कहते यार कहाँ हो यार तुम। मैं यार मैं बिजी हूँ, मैं भी लड़ पड़ता था। वो यार बात सुन, बाहर आके बात सुन ना, तेरे करीब कॉल तो नहीं है। मैं कहा नहीं। मैं कहा हाँ बोलो क्या है। कोई नहीं है। कहते जवेद इकबाल आ गया। मैं वहाँ से भागा गया। भाई गॉड वही सीन हुआ सही। और वो मेरे कैबिन में बैठा हुआ था, लेकिन मिस हैंडल हो गया कि सारे लोग उसको सवाल जवाब कर रहे हैं, उसके साथ फोटोग्राफी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो मैं चाहता था, मेरा प्लान क्या था कि उसको पुरसकून जगह पे दे जाता और उससे घंटों इंटरव्यू करता। लेकिन 1-1.5 घंटा तो मैंने वीडियो के साथ इंटरव्यू किया उसका हम लोगों ने। फिर उन्होंने MI बुला ली कैप्टन जुबैर ने। मैंने कैप्टन जुबैर को भी ऊपर नहीं आने दिया। तो फिर मुझे पता है वो काफी तलखी भी हुई थी। 15-20 मिनट बाद कर्नल साहब आए। मैंने कहा अभी मैं टाइम गेन करता रहा। आखिर में मैंने कहा वाइंड अप करो सारा। मैं कहता क्यों। मैंने कहा वो दरवाज़ा कैबिन तोड़ के भी आ जाएंगे बस। फिर मैंने बाहर जाके बारगेनिंग की। मैं कहा जवेद इकबाल मुगल आपके हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो इसके मुंह पे कपड़ा डाल के लेके जाएं आप। सही है। आपको याद होगा कि फिर उसके मुंह पे एक कपड़ा लपेट के, मैंने इसलिए कहा कि कोई और बंदा उसकी तस्वीर ना बना सके, हमारा एक्सक्लूसिव रहे। गुड। तो अब मैं वाइंड अप करते हुए इस इशू को मैं ये कहूँगा कि मैंने ये तो बहुत पास्ट है। मेरा सवाल ये है कि जवेद इकबाल मुगल को जेल में वो हैंग नहीं हुआ था। डेथ सेल में इतनी बुलंदी के नहीं होते कि जहां आप किसी को लटका सकें। आपको हज़ारबंद भी लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। आपको कोई और चीज़ जिससे आप डैमेज कर लें। तो मेरी कोई एक डेथ सेल में और मेरे कोई जानने वाले के थे कुछ, उन्होंने बताया कि डलाई एक लफ्ज़ है कि साए मौत के कैदियों को बाहर टहलाया जाता है जी, 2-2 3-3 घंटे। तो उनकी उस दिन डलाई थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम गए हैं तो दोनों सेलों में, एक सेल जवेद इकबाल मुगल का, एक साजिद का, दोनों सेलों में
ज़मीन पे वाइट कपड़े चादरें पड़ी हैं और वो ऐसे सीधे पड़े हैं। हमने कहा सो रहे होंगे। कहते जब वापस आए तो वही चादरें उनके गले में थी और वो अंदर लटक रहे थे, पाँव उनके नीचे फंसाए हुए थे, यानी पाँव ऊपर नहीं आए। ऊपर नहीं आए थे, जमीन से ऊपर मैंने नहीं इनसे सवाल किया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है इस तरह हैंग करना, अब नहीं था। आगे से लॉजिक तो हर जगह होती है ना। उन्होंने कहा जी इन्होंने पाँव यहाँ रस्सा बांध के पाँव से झटका इस तरह दिया कि ये इनके मन के टूट गए, जो पॉसिबल नहीं था। मेरा ये सवाल है कि जावेद इकबाल को ज़िंदा रख के उसकी इंटरोगेशन की जानी चाहिए थी। अब मैं आपको इस फोरम के शायद बाद में ऐसे इंकशाफात करूं कि आप हिल के रह जाएं कि ये केस है क्या था। ये केस जो मैंने बताया वो पास था, न्यू जो इश्यूज हैं वो क्या है, इस सिलसिले में बहुत अहम इंकशाफात करूंगा जो इस पे पूरा दुनिया हिल के रह गई थी। सारी दुनिया के नुमाइंदे यहाँ आए थे। मेरा बहुत से चैनल्स वालों ने मुझ पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मेरे बाहर, मेरे एल टाइम और दूसरी जगह एल टीवी, मेरे वहाँ इंटरव्यू हुए थे। यहाँ भी बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यूज हुए थे। तो आप ये देखें कि कितना तेल का खेज होगा कि फिर मुझे लोग ढूंढेंगे अगर मैं जिंदा हुआ तो। बहुत बड़ा स्कोप होगा। क्या इंकशाफात क्या है, थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ? नहीं, वो मैं नहीं शेयर कर सकता। अच्छा। मैं बहुत इस मामले में वो नेशनल इंटरेस्ट में है, आपके पर्सनल इंटरेस्ट में है, नहीं शेयर ना करने की वजह। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ काम बाकी है थोड़ा सा। जी ठीक है। तो अभी मैं नहीं चाहता किसी को भी मेरी इस बात से हिंट चाहे और फिर वो आगे। पता कि यहाँ तो ये रिवाज है ना कि जब कारपेट के नीचे कूड़ा फेंक दिया जाता है जी हाँ, तो ताकि लोगों को गंदगी नज़र ना आए, तो मैं वो गंदगी। हाँ, चलते चलते मेरे एक दो सवाल आते हैं। आप मुझे बताएं कि वो क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है? मुझे आप बताएं कि जावेद इकबाल मुगल से अगर उसको हैंग किया, जो सज़ाए मौत दी गई, वो भी लीगल तरीके से उनको दी गई कि वो अगर अपील में आता तो वो बरी हो जाता शायद। एविडेंस तो था नहीं कोई। नहीं, एविडेंस मैं था ना। बस। मुझे पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की कि 15 मिनट के लिए आ जाएं, कोर्ट में गवाही दे दें, क्योंकि पुलिस के सामने इकरार मुलजम का उसकी हैसियत नहीं होती। एक आपके सामने प्राइवेट बंदे के सामने आगे वो इकरार जुर्म करे, सही, तो उसकी हैसियत वो लॉ मानता है। अखबार में भी आ गया था, नहीं वो लॉ मानता है। जी सही। अब मेरे पास ऑडियो वीडियो था जो इन्होंने पुलिस ने ले लिया, एक क्लिप जहाँ जावेद इकबाल मुगल कह रहा है, जो मेरा सवाल है उससे कि मैं किस तरह मानूं अगर कल को ये बंदे वापस आ गए, कहता अब कोई नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। कहता मैंने अल्लाह से वादा, मेरी एक मार हुई थी मेरी इन हैबिट्स की वजह से, तो तब मैंने अल्लाह से वादा किया था कि मैं 100 बच्चों की माओं को रुलाऊंगा। मैंने जब पकड़ा गया हूँ तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं 2000 बच्चे को और मार सकता था, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा ही 100 बच्चों का किया हुआ था, इसलिए मैंने 100 के बाद में चला गया था। और जो उसने हमें ख़त लिखे थे गुजरा वाले जाके लिखे थे, और फिर वो सुहावा पहाड़ी इलाकों में चला गया। तो यहाँ सबको जानना होगा, मैं बहुत बड़े क्लू दे रहा हूँ डार्क वेब क्या होती है और किस तरह काम करती हैं, कितने ऑडियंस इसमें होते हैं, उसमें क्या क्या होती है। एक इशारा दे दूं कि नूर मुकद्दम इस्लामाबाद में मर्डर होती है जी, मैंने उसको कवर नहीं किया। बहुत सारी बातें होती रही सोशल मीडिया पे। मैंने जो क्वेश्चन रेज ये किसी किए एक बंदे से कि मुझे बताएं कि क्या आपने इंटेरोगेट किया है कि उसका जो दोस्त था जिसने उसकी गर्दन काटी, उसका ताल्लुक डार्क वेब से तो नहीं था। उसने कहा वो क्या होता है? ये दुख हुआ। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन करने वाला पूछ रहा होगा। मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ
बॉस बहुत बड़े ऑडियंस है, किसी की फिंगर काटनी लाइव दिखानी है, तो बस उसको इतने पैसे मिलेंगे, किसी की बाजू काटना है इतने पैसे मिलेंगे, किसी की नेक काटनी इतने कैसे। पाकिस्तान में कई बच्चे इस तो तरह फिर मरे इसको हैं। इस तरह नेक काट के उसको फुटबॉल खेलना, हम्म, उसके इतने पैसे मिलेंगे। तो मैं कहा वही तो उसने किया। हम्म, तो कहते वो नशे में किया। मैं कहा नशा तो एक सहारा होता है ना। सही। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या पुलिस ने क्या जैसे डॉक्टर सराब असलम सोरा। को कभी भी चेक नहीं किया गया आज की डेट तक, क्या किसी और क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो अगर जावेद इकबाल मुगल अगर जिंदा रहता, मेरा ख्याल है कि तो ना बड़े बड़े ना वैसे बड़े बड़े नाम जी आते साहब, मेरा सामने। ख्याल है कि ना वैसे क्राइम रिपोर्टर रहे हैं जो फॉलो अप स्टोरी देते थे। आजकल तो डेली इतनी स्टोरीज होती हैं कि वही कवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ना अब वो पुलिस वाले तफ्तीशी रहे हैं कि जो इस बात को मैं परसू डिसएग्री करते हैं। करता हूँ आपसे जी। टोटल डिसएग्री करता हूँ। पुलिस वाले मैं ये कहता हूँ, ये नहीं कहता कि बहुत बहुत अच्छे भी इंटरोगेशन वाले गुजरे हैं। राना वासे बहुत अच्छे इंटरोगेशन करते थे और वो प्रोफेशनल थे और लॉयल भी थे और पैसा नहीं लेना ये वो, इस तरह के बंदे अब नहीं कम नज़र आते हैं और पढ़े लिखे भी बहुत थे। और इस तरह के बहुत बड़े बड़े पुलिस वाले हैं जो आज भी हैं, लेकिन पॉलिटिकली उनको इस तरह यूज़ किया जाता है कि उनसे वो काम ही करने की इजाज़त नहीं देती। अगर मैं कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट की सतह पर उनसे उनके प्रॉपर बनाए जाएँ। आप मुझे बताएं कि पुलिस ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आए जा रहे हैं। हाँ, तरमीमी मैंने ऑर्डिनेंस। बहुत पहले एक चैनल पे बात करते हुए यही बात की थी कि जब वो नया ऑर्डर को आया था पुलिस ऑर्डर, तो उससे मैंने कहा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन को अलग कर दिया गया। जी। ठीक है ना। अब आप कॉमन सेंस से काम लें। हमारे कल्चर का ये है कि SHO तगड़ा होवे तो उत्थे कोई नहीं टिक सकता, ये हमारा कल्चर है। ठीक है। अब जब उसी तगड़े SHO को आपने डाकखाना बना दिया, उसने सिर्फ FIR दर्ज करनी है, FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के पास जानी है। इसके दो नुकसान हुए, उसकी वो ख़त्म हो गई, जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन के पास गया ना, तो उस पर ऑफिसर्स का वजन भी ख़त्म हो गया कि उस केस का क्या बना। इन्वेस्टिगेशन के पास है। बिल्कुल सही। फिर थाने की सतह पे पहले तो SP की सतह पे थे, फिर थाने की सतह पे DSP और इंस्पेक्टर तक आ गए। आज भी वही सिस्टम चल रहा है। क्या रिजल्ट है? कुछ भी रिजल्ट नहीं है। क्या ये जो किस केस की इन्होंने इंटरोगेट किसको किया? मेरे एक पड़ोसी को 8 गोलियां शादबाग अंडरपास में 2-3 साल पहले मार दिया गया। आज तक उसका कॉल टेस्ट नहीं हुआ। जियो फोरेंसिक में नंबर भी आते हैं, सारे सेल फोन आते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी, सहारा क्यों नहीं लिया जाता? फोरेंसिक साइंस लैब, पहले फोरेंसिक साइंस एक बहुत छोटा सब्जेक्ट था, तो बहुत बड़ी लैब बन चुकी है। सही है। हमारा DNA तक है। लेकिन आजकल तो बाबा जी, आजकल तो जो है वो कॉज ऑफ डेथ देखी जाती है और देखा जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई जो मर्डर होता है उसके पीछे कुछ शूटर होते हैं। अब वो शूटर जो है ये मैं बता दूं उस हवाले से कुछ हमें हाँ, मैं बताऊंगा कि अब जो ना अदनान साहब जो ट्रेंड क्राइम का वो चेंज हो गया, हर दौर में चेंज हुआ है। ये कि लोगों ने अब मैंने एक जगह बात की थी कि अब तो ये सूरत हाल हो गई है, ऐसे लोगों ने ऐसे शूटर रख दिए हैं और शूटरों की ये हालत है कि वो उधार पे भी कत्ल कर देते हैं। ये बात मैंने गलत नहीं की थी। एक बंदा मर्डर हुआ, 8-10 गोलियां मारी शूटरों ने। उसे पूछा, जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि इतने का वादा किया था। कितने दिए? और उन्होंने कहा था कि काम पूरा होने पे हम दे देंगे, पूरे ही दे देंगे। तो जब काम पूरा हुआ तो वो गायब हो गए, हम पकड़े गए। तो मतलब कि उधार ही किया था उन्होंने, तो उधार में मर्डर किया।
तो शूटर के बारे में बताऊं कि मेरी इन्फॉर्मेशन है कि मैं भी नाकस हो, लेकिन मेरा ख्याल है नाकस नहीं हो सकती कि पुलिस के एक जगह पे 600-700 शूटर इन्होंने पकड़ा हुआ है। पुलिस इनकाउंटर का भी ट्रेंड चेंज हो गया, आपको पता है। जी सही है। पहले जग्गा गुज्जर से शुरू करो तो वो क्या बंद रोड एक तवील अरसे तक मरकज से ही हाँ, जाली फेक इनकाउंटर की। फिर ये लोग के घरों को इन्होंने पुलिस वाले वाक़फ़ लेके उनके डेरों पे वहाँ बंदे मारने शुरू किए। जैसे वो शिद्दी को एक घर में शादरा में मर्डर किया गया था। और इस तरह वो ख़ास किस्म के बंदे होते थे जो जिनके सामने पता होता था ये, वो ख़ुद बताते थे बाद में ऑफ द रिकॉर्ड कि मेरा स्कोर ज़्यादा जी, मैंने 75 बंदे मारे हैं पकड़ के। वो कहता नहीं मैंने 80+ मारे हैं। ये तो इनकी ये है। तो मैं इन इनकाउंटर्स के शुरू से ख़िलाफ़ था, और जब भी जिस मीडिया ग्रुप में था कि मैं एक अगर मुझे लेट पता चलता था तो उस दिन तो ख़बर लगती थी कि पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया, ठीक है। दूसरे दिन मेरा लगता पुलिस मुकाबले का पोस्टमार्टम, तो मैं फिर टोटल हक़ाइक़ बताता था, और बेशुमार फिर FIR दर्ज भी हुई मेरी इन रिपोर्ट्स पे। अब शूटरों पे आते हैं कि अब क्या किया हुआ, एक जगह शूटर रखे हुए हैं, जब क्राइम रेट बढ़ता है या कुछ और होता है या ऊपर से प्रेशर आता है, वहीं से 3-4 निकाल के उनको मार के फेंक देते हैं। अब इस तरह का क्राइम हो गया, इस तरह की हो गया। फॉलोअप स्टोरी नहीं होती बस। नहीं, फॉलोअप करें तो होगी ना। हाँ सही है। आप देखे जाएं कहाँ शूटर रखे हुए हैं, वहाँ से पता करें कैसे निकाला जाता है। हम तो घंटों, मैंने याद है कि मैंने एक बंदा बहादुरा, जब शायद पता नहीं अब भी जिंदा या नहीं, तो मैं ऑफिस बैठा हुआ, एक पुलिस वाला आ गया मेरे पास, आज मैं ओपन कर रहा हूँ ये बात। तो उसने कहा कि फलां SP है वो, उसने कहा कि सारे इलाके में बंदे मारे जा रहे हैं तो आप भी मारें एक बंदा। तो डकैती मुझे पकड़ा हुआ, वो कहता है वो एक बहादुर नामी बंदा पकड़ा हुआ है। तो कहता कि उसको तय हुआ कि वहाँ उन्होंने इकबाल टाउन की 2-3 मसाजिद में कह दिया जब फायरिंग हो ना सुबह, अलल सुबह हवाई फायरिंग, तो तब वो या रात को जब भी, तो वो अनाउंसमेंट करे या अल्लाह दुआ के अल्लाह पुलिस को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बड़े ख़तरनाक डाकुओं से मुकाबला हो रहा है। जबकि बहादुरे को छत पे जाते ही गोली मार देनी थी, बाकी इतने राउंड हवा में फायर होने थे। स्क्रिप्ट अच्छा था, लेकिन आगे मैं गलत टकर गया। वो बंदा मेरे पास आ गया, कहता है कि आपने फिर होना है तो मैं डरता हूँ मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। मैं कहा मुझे पता बता दे। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने जो पता बताया उसका, मैं उसके घर गया, मुंह पर मैंने रुमाल रखा हुआ, और मैंने कहा कि वो बहादुर के भाई हैं यहाँ का। ऐसी सीढ़ी ऊपर जा रही थी, वो खड़े थे। एक ने कहा कि आप कौन है, तो दूसरे इसका बड़ा भाई था जो ज़हीन लगा मुझे। उसने कहा नाम नहीं पूछते होते, नीचे आ गया, कहता जी फरमाए। मैं क्या 10 बजे निकाल के इकबाल टाउन थाने से वहाँ पहुँच गया हुआ है, तो उसको मार दिया जाएगा, तो बचा सकते बचा लें। वो ट्रांसपोर्टर था, वो अख्तर रसूल का सपोर्टर था, वो अपनी ट्रांसपोर्ट भर के घर वाले के सारे लेके वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद। इधर से मैंने तमाम बुखारों के फोटोग्राफर को फ़ोन कर दिए, वो उन्होंने फ्लैशें मारनी शुरू कर दी, ना वो निकला ना नहीं। रियाज बटाल भी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मशरिक में तब ये लिखा था एक फीचर कि जिसमें उन्होंने लिखा था, एक वो बहादुर ने कहा कि पता नहीं कौन सा रहमत का फरिश्ता आया और मुझे उसने बचाया। सही है। मेरे लिए ये एजाज़ है, लोगों की मोहब्बत ही एजाज़ है। आजकल तो बाबा जी इस तरह करते हैं कि जिसको मारना हो पहले स्टेंशियल पे वो एक प्रोफार्मा तैयार होता है कि उसको तलाशी के लिए लेके गए, उसने असला छुपाया हुआ था, उसके दोस्तों ने फायर किया और उनकी फायरिंग से वो मारा गया। ये क्या तरीका है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये अब से नहीं, ये बहुत अच्छे से ये भी चल रहा है जी, साइड बाय साइड चल रहा है कि पुलिस वाले अपने आप को सेफ करने के लिए बेशुमार ऐसा किया कि अपने ही साथियों के असले से मारे।
जबकि इसमें कोई रियलिटी नहीं होती। हाँ, पहले तो होता था ना जब ये, तो उस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती थी। नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी ये पुलिस के ने ऐसे भी किया हुआ है कि घरों में जाके मजिस्ट्रेट मोहर लगा के लाए हुए। जुडिशियल इंक्वायरी को मैं नहीं मानता, यहाँ इस लेवल की इंक्वायरी हुई होती तो सारे सिस्टम में सही होते। आज मुझे बताएं कि लाहौर का क्राइम रेट क्या है, कितने बंदे डेली मर्डर होते हैं, कितने आप ना घर में महफूज हैं ना सड़क में महफूज हैं। मैं एक कल क्लिप देख रहा था कि तंग सी गली है और मियाँ बीवी आ रहे हैं मोटर बाइक पे, इधर भी मोटर बाइक है, उनके पीछे भी मोटर बाइक है और तंग गली फंसे, बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। तो एक मोटर बाइक सवार 2 बंदे आए, वो बड़े आराम से वहाँ उन्होंने गन्ने निकाल लिए हैं, साथ उस औरत की सारी ज्वेलरी वगैरह उतार रहे हैं और डाल के ले गए। मतलब कि खौफ ही नहीं है। वो खौफ इसलिए नहीं है कि जब पुलिस को पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, जब उनकी हायरिंग भी सियासी बुनियादों पे की जाए तो फिर वो लाडले होते हैं। तो लाडले कभी इंसाफ नहीं कहते, ना लाडलों को काम आता है, सिफारशी होता है। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग ए प्रोफेशनल हमें एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए पंजाब लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो वाकई जिनको इन्वेस्टिगेशन आती हो और वो कोई फोरेंसिक को देख रहा हो, कोई ये हो, और जो मंतकी इंजाम तक पहुँचे। अगर मेरे जैसा एक क्राइम रिपोर्टर होते हुए अगर मैं केस सॉल्व कर सकता हूँ तो पुलिस के मेरे पास हमारे कोई बैज नहीं होते कि हमें पुलिस अंदर आने दें। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं होता कि हम दीवारें फलांग के अंदर चले जाएं। पुलिस के पास तो सब इख्तियार होते हैं ना, फिर भी कोई काम नहीं करते। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि नज़र क्या होती है। मैं आपको नाजरीन को बोर नहीं करते हुए एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे क्राइम का पहला वाक़या, मुझे एक कातब जो हाथ से लिखते थे अखबार, आपको पता है, जो कंप्यूटर नहीं आया था, तो पटियाला ग्राउंड में एक मुश्ताक हेड कातब थे, तो वो आए, उन्होंने कहा यार तू यहाँ बैठा हुआ है, दरिया रावी के किनारे एक लाश पड़ी हुई है। तो मैंने कहा साइकिल मिल जाएगी, इसकी साइकिल पे गया मैं, तो वहाँ देखा तो एक लोथड़ा सा पड़ा हुआ, बोरी से निकाला हुआ। मैं मेजरमेंट, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, मैंने देखा कि वो 15-20 फुट या 18 फुट तकरीबन हट के था दरिया रावी से, और 7-8 फुट की हाइट पे था। तो वहाँ औरतें बंदे देख के आ रहे हैं, पता नहीं बुढ़ी है, बंदा है, कौन है, की है ये, मैंने खबर दे दी। अगले दिन मशरक ने उसकी कंट्रडिक्शन कर दी कि कोई ऐसी लाश नहीं। मेरे ब्यूरो केसी से आए हुए एक मैनेजिंग एडिटर थे, उन्होंने मुझे डांटा कि आप झूठी खबर देते हैं, उनका प्रोफेशन से कोई तल्लुक नहीं था। मैंने कहा मैं साबित करूँगा। तो मैंने उसको साबित इस तरह किया कि मैं फिर वहाँ गया, क्योंकि कॉलेज की रोइंग टीम में था, तो मैं वहाँ जितने भी वो, अब तो माहीगीर थे, अब तो किश्तियाँ चलती नहीं, अब तो पानी नहीं है वहाँ, तो रावी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उनसे मैंने इंटरव्यू किए और सब ने कहा कि वहाँ डेड बॉडी थी, ये लोगों की या तस्वीरें बनाई, ये सब। और फिर मैंने उसको पुरसरार लाश का मुकदमा करके कर दिया कि वो कहते हैं थी, ये थी, पुलिस कहती कोई नहीं थी। तो वो दी। तो तीसरे दिन ये कि मैं रात को अपने ऑफिस में बैठा हुआ, वहाँ बिल्ली फिरती होती थी और पाँव में आ गई, तो मैं बड़ा जुनून हो गया ना, खबरें मेरी ख़त्म हो गई हैं, तो मैं क्रीड होती थी, क्रीड से ट्रांसलेशन करके जल्दी से ताकि मुझे आए हैं काम, तो वो मैं कर रहा था। वो मुझे पाँव में एक चीज़ महसूस हुई, तो मैंने कहा बिल्ली होगी, तो मैंने पाँव मारा तो देखा तो वो बड़े से पेट वाला एक ऐसे चादरा वो ज़मीन पे बैठा रो रहा था। मैं नहीं बताना चाह रहा कि उसकी कैब कहाँ थी। तो मैंने कहा उठें, मैं डर गया, मैं कहा उठें और यहाँ बैठें प्लीज़, ये ना इस तरह ना करें। हर इंसान की इज्जत होती है, तौबा नौजुबिल्लाह, हमारी वजह से कोई किसी की तस्दील क्यों हो। तो मैं कहा उठें, तो मैंने कहा वैसे क्यों, कहता है कि
मैं कहा हुआ क्या था? कहता कुछ नहीं, वहाँ हमें पता चला डेड बॉडी आई है बहती हुई। हमने कहा एक और केस पड़ जाएगा, हमने दरिया के अंदर फेंक दी। इससे पहले मैंने किया क्या था, जब पुलिस ने हैंड आउट दिया ना कि हमने तस्दीक की वहाँ कोई डेड बॉडी बरामद नहीं हुई, फिर उन्होंने जब मैंने किया, फिर उन्होंने किया कि हमने तस्दीक की डेड बॉडी थी। जब मेरी दूसरी स्टोरी चली तो वो पानी का तेज़ आया, बहा के ले गया। मैं फ्लड कंट्रोल ऑफिस से रिकॉर्ड लिया, दोनों पॉजिटिव छापे, इतना भी पानी में माइनस में आधे मिलीमीटर भी पानी में 6 माह से इजाफा नहीं हुआ था। मैंने कहा फ्लड कंट्रोल ये कहता है और ये इस तरह ये कहते हैं, और ये पानी का तेज़ रेला कैसे आ गया? तो उसके बाद वो बंदा आ गया, कहता है मेरी नौकरी बचा ली। तो मैं अपने शागिर्दों को कहता हूँ कि एक काम की आदत डाल लो। एक और मैं बात बता रहा हूँ कि मैं आई वॉज इन मुल्तान, तो एक SSP थे जो इन्वेस्टिगेशन के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुल्तान चले गए तो हमें लवारिस छोड़ दिए। मैं क्या करूँ? कहते जी एक फिरके के 7 लोग कत्ल हो गए और जुलूस निकला हुआ, हमारी गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी लोगों ने। मैं कहा मैं आगे मैं क्या करूँ? तो फिर जो बार बार उसने कहा ना, मैं कहा अच्छा मुझे फिल्म दिखाएं, मैं आंखें बंद करके सुन रहा हूँ। तो उसने कहा जी 7 बंदे मरे हैं और दीवारों पे लिखा हुआ है काफर काफर शिया काफर। तो मैं कहा डेड बॉडीज कहाँ हैं? कहते एक गैरेज में। मैं कहा एक ही जगह? कहते एक गैरेज में, एक फलां जगह, एक फलां जगह, फलां जगह, एक कमरे में, दूसरी मुख्तलिफ जगह। मैं कहा खोल के शेल कितने मिले हैं? मैंने कहा कि 7। ये मैंने कोई 8-10 दफ़ा उसे सुना। फिर मैंने कहा दोबारा मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे फिल्म सही समझ नहीं आ रही। तो उसने कहा काफर। मैं कहा पूरा पढ़े ना। कहते नहीं काफर लिखा हुआ है। मैं कहा पहले आप शिया काफर कह रहे थे। तो मैंने कहा फलां बंदे को पकड़ लें, आपका केस ट्रेस हो गया। ऐसा ही हुआ। गुड। क्योंकि वो भी उसी फैमिली में था, तो वो आगे वो मसलक नहीं लिख सकता था, यानी अपने आप को कोई काफिर कह नहीं सकता था। सही है। तो मैंने यहीं से गैस लिया था, वो केस ट्रेस हो गया। बाबा जी आपके साथ गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार